नाज़रीन, अपने इस वीलॉग के अंदर आज 4 बड़ी खबरें शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ही दिन में मेरे ख्याल में 4 कुछ परेशानियां जो है मैं देख रहा हूं जो सामने आई हैं। फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो माफी की दरख्वास्तें जो हैं जमा करवाई गई। को ये कहा गया कि जी आप जाएं और उन जज साहब की कब्र के ऊपर जाके आप माफी मांगे। आज ही इमरान खान साहब जो है वो एक मैं उनकी तकरीर सुन रहा था फैसलाबाद के अंदर, अफसोस का मुकाम ही कहा जा सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब कब ये बात जाके सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अपने इस वीलॉग के अंदर आज मैंने आपके साथ 4 मुख्तलिफ ख़बरें शेयर करनी हैं और 4 बड़ी ख़बरें, बल्कि उसमें एक आधी छोटी ख़बर भी है, लेकिन 4 बड़ी ख़बरें शेयर करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ही दिन में मेरे ख्याल में 4 कुछ परेशानियाँ जो है मैं देख रहा हूँ जो सामने आई हैं। और उसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी शामिल हैं। बड़े कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि ये झटके, ये बुरी खबरें किस तरह सामने आई हैं। सबसे पहले जनाब आ जाइए पेशावर के हवाले से। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था और बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा फेज़ था वो कोशिश की जा रही थी कि उन इलेक्शंस को पोस्टपोन करवा दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में ये फैसला दिया था कि जनाब इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। 18 अजला के अंदर जो है वो ये मुख्तलिफ इलेक्शंस होने हैं फ़ेज़ 2 के। इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी अपील जो है वो सुनी गई और इस सिलसिले में ये कहा गया, बेंच की जानिब से कहा गया कि पता नहीं किस बात की जल्दी थी पेशावर हाई कोर्ट को कि उन्होंने इस किस्म का फैसला दे दिया कि इलेक्शंस को मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड कर दिया गया है और अब इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त अपनी तारीख पे ही होंगे। अच्छा, इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जी 1 फरवरी का ये बेसिकली था ये नोटिस, और हमें ये जिस दिन हेयरिंग थी 2 फरवरी को जाके हमें ये नोटिस मिला, तो हम इसका जवाब किस तरह जमा करवाते। इस मौके के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसने ये भी कहा कि जी मौसम की वजह से, मौसम का बेसिकली कहा जा रहा था जी मौसम बड़ा ख़राब है तो इस वजह से इन इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी महकमा मौसमियात की जो भी रिपोर्ट है मौसम के हवाले से, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है, पेशावर हाई कोर्ट का ये काम नहीं है। तो बहरहाल ये पहला झटका लगा है इमरान खान साहब को इस सिलसिले में, और अब इलेक्शन जो हैं वो टाइम के ऊपर ही होंगे, जबकि ये लोग ये नहीं चाहते थे। अच्छा, उसके बाद एक जो दूसरी खबर है वो आई है फिरदौस आशिक अवान साहिबा और फवाद चौधरी साहब के हवाले से। बड़ा सख्त किस्म का ऑर्डर आज सामने आया है। मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली मामला ये था कि जस्टिस वक़ार सेठ साहब, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से एक फ़ैसला दिया था, फांसी का फ़ैसला दिया था और बड़ा सख्त फ़ैसला था, उसके ऊपर इन वज़रा की जानिब से उस वक्त फिरदौस आशिक अवान जो थी वो भी एक वज़ीर थी, तो इन लोगों ने उस मौके के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और टीवी के ऊपर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर भी हुई थी। इन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स जो है वो जस्टिस वक़ार सेठ के हवाले से जो है वो पास किए थे और इस सिलसिले में तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी किया गया था। कंटेम्प्ट के नोटिस इनको जारी किए गए थे और इस सिलसिले में 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा था। जस्टिस रूहुल अमीन साहब और जस्टिस अरशद साहब। मलिक अजमल खान एडवोकेट हैं, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। इस सिलसिले में आज फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो माफ़ी की दरख्वास्तें जो हैं जमा करवाई गई और उन्होंने अपने इन रिमार्क्स के ऊपर बाकायदा तौर पर कोर्ट से माफ़ी मांगी है। लेकिन उन्होंने इस मौके पे बेंच ने कहा कि जनाब आपको चाहिए कि वो ज़ाहिर बात है जज साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको ये कहा गया कि जी आप जाएं और उन जज साहब की कब्र के ऊपर जाके आप माफ़ी मांगे, आपने जिस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो पास किए हैं। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वैसे तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने समझा होगा कि मैं जिस तरह अपोजिशन के हवाले से जिस किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल कर देती हूँ, तो किसी जज के हवाले से भी यही ज़बान इस्तेमाल कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, मैं किसी जज के हवाले से ये ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये कंटेम्प्ट की हियरिंग जो है वो हो रही थी। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो ये ऑर्डर पास किया गया। और दूसरी एक और जो खबर है वो आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा वो बेसिकली कल भी हुआ है और भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है जी कामिल अली आगा साहब, उन्होंने खुल के बता दिया है कि एक्चुअली ये हुकूमत किस बुनियाद के ऊपर खड़ी है और ये जो इत्तेहादी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं ये किन बेसिस के ऊपर मिले हुए हैं और ये क्यों हुकूमत अभी तक चल रही है।
انہوں نے صاف صاف کل شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو اتحاد ہے نا یہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے, یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے, اور جب تک اسٹیٹ ہمیں کہے گی تو ہم ساتھ ہیں, ظاہری بات ہے. اور جب یہ اسٹیٹ آپ کہتے ہیں تو بیسکلی اسٹیٹ سے مراد ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ. تو عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر یہ الزامات تو لگتے ہی تھے. میرا خیال میں کامل علی آغا صاحب نے جو بلی ہے نا وہ تھیلے سے باہر نکال دی. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ جناب سانو تے اس وجہ تو اسی سیٹاں تے بیٹھے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں حکم ہے, تو اس وجہ سے ہم ساتھ بیٹھے ہیں. اس کا ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ کلیئر کٹ ان کے اپنے اتحادیوں نے جو ہے سارے پول کھول کے رکھ دیے, بتا دیا کہ جناب یہ ہے اصل کہانی. اور دوسری بات یہ, دوسری جگہ پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے وہ اصل کہانی یہ ہے کہ ابھی تک فی الحال ہمیں ادھر ہی کھڑے ہونے کا آرڈر ہے. جڑا آرڈر ہے نا وہ یہی ہے کہ یہیں پہ کھڑے رہیں, ابھی تک آپ کو ہلنے کا یہاں سے آرڈر نہیں ہے. تو ہم 5 سال کے لیے ان کے اتحادی ہیں, تو 5 سال تک ہی ان کے ساتھ رہیں گے. تو یہ بار بار یہ جو کہتے تھے نا جی ہم بڑے جمہوری ہیں اور جمہوریت کی بنیاد کے اوپر, جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ساری چیزوں کے ساتھ. یہ اتحاد کس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلا رہا ہے یہ کافی حد تک سامنے آ جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے, میں جلدی کیونکہ خبریں بہت ہیں, میں سارے اس ویلاگ کے اندر ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک دو اچھی خبریں بھی آئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. ایک تو خبر میں نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر کہ عمر امین گنڈا پور کو جو ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی دوبارہ اجازت ملی. ساتھ ہی ساتھ اب شاہ محمود صاحب جو بیسکلی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں خیبر پختونخوا کی کابینہ کے, جن کو بیسکلی انہوں نے ہلڑ بازی کی تھی اور دنگے فساد کیے تھے انہوں نے جب پہلے فیز چل رہا تھا لوکل باڈی الیکشن کا, تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا 5 سال کے لیے, اور ان کے بیٹے کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو اب ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے یہاں پہ بھی سیٹیسفائڈ کر دیا گیا ہے فی الحال. اور یہ 2 لوگوں کو, مطلب عمر امین گنڈا پور کو بھی اور ان صاحب کو بھی جو ہے, یہ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں, ان کو بھی اس بات کی اجازت مل گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے بیسکلی یہ آرڈر پاس کیا ہے. بکا خیل کے اندر بیسکلی یہ دنگے فساد ہوئے تھے جہاں پہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہو گئی 1 2 3 4 5ویں خبر جو ہے اس کا تعلق ہے جی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ آج اس سلسلے میں اس کی بھی ہیئرنگ تھی. فورن فنڈنگ کیس کے اندر جناب آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انور منصور صاحب وہ پیش ہی نہیں ہوئے, سمپل از دیٹ. اکبر ایس بابر تشریف لے کر آئے, فاروق حبیب صاحب تشریف لے کر آئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے انور منصور صاحب وہ تشریف نہیں لے کر آئے. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ ان کی اور کیسز کے اندر ہیئرنگ ہے تو وہ اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکتے, تو آپ اس کی سماعت جو ہے وہ آگے کر دیں. اچھا, یہاں پہ ان کی جانب سے بھی جواب نہیں جمع کروایا گیا, اکبر ایس بابر کی جانب سے بھی جواب نہیں جمع کروایا گیا. تو دونوں کو جو ہے وہ اس موقع پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی آپ کو کافی ٹائم دیا, آپ دونوں کو اس کا جواب جمع کروا دینا چاہیے تھا. اب 1 مارچ کو جو ہے اس کی ڈیٹ پڑی ہے, تو ابھی کافی ٹائم جو ہے مل گیا. مطلب تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ رفلی کوئی 19-20 دن جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کو مل گئے اپنے اپنے جوابات جمع کروانے کے لیے. اس کے علاوہ اس سے پہلے تو ہم نے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے کافی تفصیلی بات کی تھی. فیصل واڈا صاحب کا جناب آرڈر بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب ریلیز ہو گیا ہے, اور فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے جو آرڈر آیا ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا جو سب سے آخری پیرا ہے وہ ظاہری بات ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, پیرا نمبر 41. اس کے اندر یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جی انہوں نے, ہم نے جس بنیاد کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جب 7/6/2018 کو انہوں نے اپنا جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا وہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ تھا. اور یہ بیسکلی 7/6/2018 کو جو اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے جاتے ہیں اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس جو جمع کروائے جاتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا تھا. اور اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی تب تک میں امریکی شہریت چھوڑ چکا ہوں, لیکن انہوں نے امریکی شہریت نہیں چھوڑی تھی. اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ 62-63 کا بیسکلی یہ کیس ہے, اور ان شکوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو نااہل قرار دیتے ہیں. اچھا, پھر آگے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ جی 3/3/2021 کو 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے, تو اس وقت انہوں نے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا قومی اسمبلی کی سیٹ سے. 2 مہینے کا اب ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, اور اس میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ کو جتنے بھی بینیفٹس ملے تھے, جتنی تنخواہ وغیرہ ملی تھی, جتنا TADA ملا تھا, سارا واپس کریں. آپ کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے. اس پہ میں آپ کو ایک بات میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کہی تھی, میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دوں. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کو بھی جس طرح باقی 2 لوگوں کو پہلے کورٹ کی جانب سے ریلیف ملا ہے, ان کو بھی شاید اس موقع کے اوپر ریلیف مل جائے گا, کیونکہ چند قانونی تجزیہ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو نااہل کرنے کا جو اختیار ہے وہ کورٹس کے پاس ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے.
शेख रशीद साहब भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि फैसल वाडा साहब का ये जो फैसला आया है, इस फैसले को हम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ये करेंगे तो इट इज़ स्टिल अ वेरी शेमफुल डे। फैसल वाडा साहब को जितने भोंडे तरीके से इमरान खान साहब ने बचाने की कोशिश की, जिस तरीके से उनको कौमी असम्बली से उठा के सेनेट के अंदर लेकर गए, नज़र आया कि एक सिस्टम को किस तरह बेंड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने मंजूर नज़र को बचाने के लिए या उसको फिट कराने के लिए। और हैरानगी की बात यह है कि आज ही इमरान खान साहब जो है वो एक, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था फैसलाबाद के अंदर, वो बेसिकली सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से एक तकरीर मुनक्किद की गई थी। तो उस मौके के ऊपर वो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि जनाब कानून जो है वो हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, डाकों को नहीं छोड़ेंगे, और बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी का बल्कि याद आया, उन्होंने कहा कि जी वो अपनी चेक बुक लेके जो है वो मुख्तलिफ सियासतदानों को ख़रीद रहे होते हैं। तो जब वो ये बात कह रहे थे तो एकदम मेरे सामने जहांगीर तरीन का जहाज़ सामने आ गया कि जहांगीर तरीन का जहाज़ क्या किया करता था, वो लोगों को उठा के मुख्तलिफ शहरों से जाके उठा के, तो जब बनी गाला लैंड करा रहा था तो वो जहांगीर तरीन साहब क्या कर रहे थे, क्या वो बग़ैर किसी कमिटमेंट्स के हो रहा था। जब लोगों को वो जो दुपट्टे पहनाए जाते थे गले के अंदर, तो उस वक्त वो सब कुछ क्या हो रहा था, हर बंदा जो है दरवाज़ा खोला हुआ था, आई जा, लाइनें लगी हुई थी आने की, वो बेसिकली वो सब कुछ क्या हो रहा था। इस मौके के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इमरान खान साहब ने, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, इस दिन में रखिएगा, बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे और 2 मौक़ों के ऊपर उन्होंने बिलावल भुट्टो की नकल उतारी कि जी इसको तो अंग्रेज़ी आती है, इसको तो उर्दू तक बोलनी नहीं आती। तो इस मौके के ऊपर उन्होंने फरमाया कि जी ये कहता है जी जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, मतलब इस तरह की बात है इनकी। इट वॉज़ एक्चुअली शेमफुल, मैं मेरे ख्याल में शायद यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इट वॉज़ शेमफुल कि एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का जो है वो बैठ के जुगतबाजियाँ कर रहा है और नकलें उतार रहा है किसी एक अपने सियासी मुखालिफ की। आप सियासी मुखालफत भी करते हैं तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ आप कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है, इससे पता लगता है जब आपका एक अपने शख्स का माइंडसेट जो है वो इस किस्म का है तो उसको आसपास जो लोग बैठे होंगे वो ज़ाहिर बात है इसी चीज़ को पिक करते हैं। मैं देख रहा था क्राउड के अंदर सामने शहबाज गिल साहब भी बैठे हुए थे, और ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब और इन जैसे बाकी लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से फिर इंस्पिरेशन लेते हैं कि जब हमारा लीडर स्टेज के ऊपर खड़े होकर अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करता है तो हम क्यों ना करें, हमें भी करना चाहिए, बल्कि हमें तो 2 हाथ और भी आगे जाना चाहिए ताकि हमें थपकी मिले, शाबाशी मिले पीछे से। तो अफसोस का मुकाम ही कहा जा सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब कब ये बात जाके सीखेंगे। मुस्लिम लीग नून को वैसे काफ़ी अरसा लगा इस चीज़ को उनको भी सीखने में, क्योंकि 90s के अंदर वो जिस किस्म की सियासत करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, जो अल्फाज वगैरह वो इस्तेमाल करते थे, उनको भी काफ़ी अरसा लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, अफाका हो गया, इलाज हो गया मेरे ख्याल में। तो अल्लाह करे इमरान खान साहब का भी जो है वो इस सिलसिले में इलाज हो जाए, वरना एक्चुअली अंग्रेज़ी बोलने के हवाले से और उर्दू बोलने के हवाले से बड़ी बातें की जा सकती हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये अक्सर औकात जो है वो मैं देख रहा था, बल्कि एक क्लिप मेरे सामने आया कि जी यहाँ पे वो खड़े हुए थे अली जैदी साहब और असद उमर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खड़े हुए थे, तो एक सहाफ़ी ने जो है उनसे सवाल किया कि जनाब ये बताइए कि आप नवाज शरीफ को ये कहते हैं कि जी इनके बच्चे बाहर हैं, तो इमरान खान साहब के अपने बच्चे भी तो बाहर हैं, अब वो अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं लेकर आते। तो उस पर अली जैदी साहब फरमाते हैं घटिया सवाल, बड़ा घटिया सवाल है ये। तो अफसोस होता है इस मुकाम के ऊपर, मतलब इस पर बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है जी किसको उर्दू आती है और किसको उर्दू नहीं आती, तो इस पर बड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो काम इमरान खान साहब करते हैं अगले के हवाले से, मेरे ख्याल में मुझे कम से कम वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। तहजीब व तमद्दुन के दायरे के अंदर ही रहे बात तो ज़्यादा बेहतर है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।